Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss transmutation by photons. इससे पहले हम लोग ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस हमारे पास वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर हम किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं हाई एनर्जी रेडिएशंस की, यानी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकती हैं या फिर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, लाइक हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, या अल्फ़ा पार्टिकल्स हो सकते हैं, ड्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। तो किसी भी हाई एनर्जी रेडिएशन या किसी स्मॉल साइज्ड पार्टिकल को एज अ प्रोजेक्टाइल यूज़ करके किसी न्यूक्लियाई के ऊपर थ्रो करवा के जब हम उसे एक डिफरेंट न्यूक्लियस में चेंज कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन. Transmutation is basically the conversion of one element into other element. ठीक है, और वो कन्वर्जन हम किस तरह से करवाते हैं? बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन या फिर किसी भी किस्म के स्मॉल पार्टिकल्स. अब हम चार तरह की ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास है ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटॉन्स, यानी फोटॉन्स को थ्रो करवा के हम लोग ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस करवाएंगे. नंबर 2 हमारे पास है ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन्स, इसमें हम प्रोटॉन्स को एज अ प्रोजेक्टाइल यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वी हैव ट्रांसम्यूटेशन बाय ड्यूट्रॉन्स एंड ट्रांसम्यूटेशन बाय अल्फा पार्टिकल. ये चार तरह के ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस जो हैं इनको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट वन जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटॉन्स. ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटॉन्स और फोटो डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन मीन्स किसी भी चीज़ का ब्रेक होना या टूटना, और हम यहाँ पे चूँकि किसी न्यूक्लियस को जो है वो ब्रेक करके मोल्ड कर रहे हैं किसी और न्यूक्लियस के अंदर, और उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं लाइट का या फोटॉन्स का, तो हम कहेंगे दिस इज़ फोटो डिसइंटीग्रेशन. दैट मीन्स फोटॉन्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना, उसको ब्रेक करना और किसी नए न्यूक्लियस में मोल्ड कर देना. So what is photodisintegration? It is a nuclear process in which an atomic nucleus absorbs high energy gamma rays, enters an excited state and immediately decays by emitting a subatomic particle. होता है क्या है कि हमारे पास कोई भी एक एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर हम गैमा रेज थ्रो करवाते हैं. अब फोटॉन्स की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ गैमा रेज नहीं होता है, बल्कि हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सारी की सारी फोटॉन्स कहलाती हैं. मतलब फोटॉन्स की फॉर्म में वो ट्रैवल करते हैं या फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं. लेकिन हम जब भी एटम्स की बात करते हैं, हम कहते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया या ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो हम हमेशा गैमा रेज की बात करते हैं. तो उसकी रीज़न ये होती है कि एटम्स के अंदर जो एनर्जी डिफरेंसेस हैं, यानी वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या कितनी एनर्जी रिलीज़ कर सकता है, ये डिपेंड करता है ना उसके एनर्जी लेवल्स पे. हम कहते हैं कि हर एटम जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स को फॉलो कर सकता है. हम कहते हैं ये एनर्जी स्टेट्स इसके लिए पॉसिबल हैं, और बाकी एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता. जिस तरह हम शेल्स डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के शेल में हो सकता है या एल शेल में हो सकता है या एम शेल में हो सकता है, के और एल के दरमियान कहीं नहीं हो सकता. तो के की अपनी एनर्जी है, एल की अपनी एनर्जी है, तो के के बराबर एनर्जी देंगे तो एटम के शेल में चला जाएगा. एल शेल की जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो जम करके एल शेल में चला जाएगा. तो ये जो एटम्स के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं कि न्यूक्लियस बस इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे हम कहते हैं कि 2 के मल्टीपल मतलब 2 जाउल, 4 जाउल, 6 जाउल, 8 जाउल, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है. इनके दरमियान ओड नंबर्स वाली एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्क्रीटनेस, यानी न्यूक्लियस और या एटम जो है वो बाउंड होता है कि सिर्फ इतनी रेंज में एनर्जीज वो एब्जॉर्ब कर सकता है, इसके अलावा वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. अब हमारे पास एटम्स जिस रेंज में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो यूजुअली गैमा रेज की जो हमारा रेंज है ना, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी हमने डिफरेंट नेम्स असाइन किए हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी. तो एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बेसिकली गैमा रेज की रेंज में आते हैं. इसलिए जब भी हम एटम्स के ऊपर फोटॉन्स थ्रो करवाने की, लाइट थ्रो करवाने की बात करेंगे, या हम ये कहेंगे कि एटम डी एक्साइट हो गया, ग्राउंड स्टेट में है और उसने फोटॉन्स एमिट किए हैं, तो वो आम तौर पर गैमा रेज ही होंगी, क्योंकि एटम का जो एनर्जी इनकी वैल्यूज़ हैं, एनर्जी वैल्यूज़ जो वो इनटेक कर सकता है या एमिट कर सकता है, वो यूजुअली गैमा रेज की रेंज में आती हैं.
सो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली गैमा रेज अब्जॉर्ब करता है। जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली इट वुड बी गेट एक्साइटेड, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और जब कोई भी एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में होता है तो हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है दैट इज़ वेरी वेरी शॉर्ट, और वो बहुत कम टाइम के बाद वो दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो अपनी पहले वाली हालत में नहीं रहता है, यानी ग्राउंड स्टेट में आते हुए उसके अंदर चेंज आ जाता है। चेंज किस तरह से आता है कि वो एक या दो सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं उनको एमिट करता है, अपने न्यूक्लियस में से निकाल देता है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास न्यूक्लियस है, लेट्स से कि उसके अंदर 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है। अब वो गैमा रेज लाइट उसके ऊपर हम थ्रो करवाते हैं, वो अब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आता है तो हो सकता है कि वो अपने 10 प्रोटॉन्स में से एक प्रोटॉन जो है उसको एमिट कर दे, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो है उसको वो एमिट कर दे ग्राउंड स्टेट में आते हुए। तो हम कहेंगे कि एट न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसम्यूटेशन हो गई है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर चेंज आ गया, और उस ट्रांसम्यूटेशन की वजह क्या बनी है, दैट वाज गैमा रेज। तो गैमा रेज की वजह से अगर न्यूक्लियस अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, चेंज कर लेता है किसी दूसरे न्यूक्लियस के अंदर, तो हम कहेंगे दैट इज़ ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटॉन्स और फोटो डिसइंटीग्रेशन। The incoming gamma ray effectively knocks one or more neutrons, protons or an alpha particle out of the nucleus. जो गैमा रेज होती हैं उस न्यूक्लियस के ऊपर हम थ्रो करवा रहे होते हैं, वो क्या करती हैं कि उस न्यूक्लियस के अंदर से कोई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या फिर एक अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एक साथ अगर वहाँ से एमिट हो जाएं तो उसे हम हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, या फिर उसको हम अल्फ़ा पार्टिकल का नाम देते हैं। तो जो गैमा रेज हैं वो उस न्यूक्लियस में से नॉकआउट कर देती हैं, मतलब निकाल देती हैं, बाहर निकाल देती हैं न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, या एट द सेम टाइम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली। अब जो हमारे पास फोटो डिसइंटीग्रेशन है या गैमा रेज को थ्रो करवाने से जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होता है दैट इज़ यूजुअली एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक के सेंस में कि जो गैमा रेज है हमारे पास वो हमें पता है कि मैसलेस होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। तो फोटोन का रेस्ट मास जो है वो ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। तो हम न्यूक्लियस के ऊपर एनर्जी थ्रो करवाते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। और ऐसे सारे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिएक्शन होता है हम उनको एंडोथर्मिक कहते हैं। तो जो फोटो डिसइंटीग्रेशन है ये भी बेसिकली एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन है, और इसके लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जीज होती हैं वो यूजुअली 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती हैं। 10 की रेंज में मतलब 10 हो सकती है, यूजुअली 10 होती है, 10 से ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें 50 या 50 प्लस में होती है, यानी टेंस की रेंज में हमारे पास थ्रेश होल्ड एनर्जीज होती हैं। थ्रेश होल्ड एनर्जीज का मतलब कम अज़ कम जितनी एनर्जी का की गैमा रेज जो है वो हमें थ्रो करवानी पड़ेगी उस न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी करवाने के लिए। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ बेसिकली यूज टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ न्यूक्लियाई। इसे हम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, हमें पता है कि एक फोर्स जो है वो होल्ड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक जगह पे बाइंड करके रखने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, बेसिकली जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाउंड होते हैं एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। और हर नेचुरल प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। और फिर जब हम न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग करते हैं, तो हमें उतनी एनर्जी जो है वो उस न्यूक्लियस को प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, जितनी कि उसको बाइंड करते हुए उसने एनर्जी रिलीज़ की थी उतनी ही एनर्जी हम दोबारा प्रोवाइड करेंगे, फिर वो अनबाइंड होंगे, टूटेंगे, या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेपरेट आउट होंगे। तो उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को वहाँ पे जोड़े रखती है। तो हम चूँकि डिसइंटीग्रेशन करवा रहे हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अलग करवा रहे हैं, तो इसका मतलब जितने प्रोटॉन्स या जितने न्यूट्रॉन्स हमने वहाँ से निकालने हैं उसके बराबर जो है वो हमें वहाँ पे एनर्जी गैमा रेज की फॉर्म में देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितनी गैमा रेज की फॉर्म में हम एनर्जी देंगे और हमारा रिएक्शन हो जाएगा, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ये असल में बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी वो हमने गैमा रेज की फॉर्म में दी,
तो हमने कितनी एनर्जी की गैमा रेज उसके ऊपर थ्रो करवाई हैं वो हमें पता है, ठीक है। और जब उतनी एनर्जी की गैमा रेज थ्रो करवाने से वो रिएक्शन हो जाए, उसमें से न्यूक्लियस टूट जाए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाहर निकल जाएं, तो हम कहेंगे कि इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ही इतनी थी। फॉर एग्जांपल अगर आप 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन थ्रो करवाते हैं, गैमा रेज थ्रो करवाते हैं, और उस उतने फोटॉन्स थ्रो करवाने से, उस एनर्जी का फोटोन थ्रो करवाने से अगर न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हो जाते हैं, तो इसका मतलब उस न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो असल में 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो इस तरह से जो फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जीज कैलकुलेट करने के लिए। अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन, फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस की, कि जिनके अंदर हम गैमा रेज थ्रू करवाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर से डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स जो हैं वो इमिट होते हैं। उसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है गैमा न्यूट्रॉन रिएक्शंस। गैमा न्यूट्रॉन का क्या मतलब है कि हम गैमा रेज थ्रू करवाएंगे विच इज़ आवर प्रोजेक्टाइल, और न्यूक्लियस के अंदर से आउट गोइंग पार्टिकल के तौर पे न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे, यानी जब ट्रांसम्यूटेशन का प्रोसेस होगा तो न्यूक्लियस के अंदर से न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे। द गैमा रेज ऑफ 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लिथियम इज बम्बार्डेड विद प्रोटॉन्स। लिथियम के ऊपर जब हम प्रोटॉन्स की बम्बार्टमेंट करवाते हैं, बेसिकली ये रिएक्शन होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स की प्रोडक्शन के लिए। तो लिथियम के साथ प्रोटॉन को रिएक्ट करवाते हैं, वहाँ से 2 अल्फ़ा पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, और साथ ही साथ हमें गैमा रेज मिलती हैं ऑफ एनर्जी 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रेडिएशंस वहाँ से एमिट होती हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस गैमा न्यूट्रॉन रिएक्शंस। यानी ये जितनी भी एग्जांपल्स आपको दिखाई गई हैं जिनमें न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, इसके अंदर जो गैमा रेज हम यूज़ कर रहे हैं दैट आर बेसिकली ऑफ द रेंज ऑफ 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्लोज हमारे पास ये एनर्जी होती है गैमा रेडिएशंस की, जिनको हम थ्रो करवाते हैं अपने न्यूक्लियाई के ऊपर। अब फर्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें हम ड्यूट्रॉन जो है H12 जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर, उसके ऊपर हम गैमा रेज थ्रो करवाते हैं। अब हमने कहा था कि जब भी हम गैमा रेज थ्रो करवाएंगे तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब स्टेरिक साइन जो है ये शो कर रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। तो एक्साइटेड स्टेट के बाद ये क्या करेगा कि दोबारा से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ग्राउंड स्टेट में आते हुए कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनको एमिट करेगा, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन है। तो इस न्यूट्रॉन में से जो कि H12 है, एक न्यूट्रॉन एमिट हो जाएगा। जब एक न्यूट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन था ना, तो न्यूट्रॉन एमिट हो गया तो हमारे पास पीछे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाता है, ठीक है। सिमिलरली बेरिलियम है 49, इसका मतलब कि 4 प्रोटॉन्स और 5 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हमने इसके ऊपर थ्रो करवाए हैं। बेसिकली इसके अंदर 4 प्रोटॉन्स और 5 न्यूट्रॉन्स हैं, और जब हम गैमा रेज थ्रो करवाते हैं तो हमारा जो बेरिलियम न्यूक्लियस है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट से जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन एमिट करेगा। न्यूट्रॉन एमिट करेगा तो इसके पास 4 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे, और इसका जो मास नंबर है वो 8 हो जाएगा। सिमिलरली फॉस्फोरस के अंदर भी हम यही फोटो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस करवाते हैं। वो पहले गैमा रेज एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और ग्राउंड स्टेट में आते हुए एक न्यूट्रॉन जो है उसको एमिट कर देता है। नेक्स्ट वी हैव गैमा पी रिएक्शन, दैट मीन्स गैमा प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है कि गैमा रेज हम थ्रो करवाएंगे और हमारा जो न्यूक्लियस है वो ग्राउंड स्टेट में आते हुए प्रोटॉन्स, एक या एक से ज़्यादा प्रोटॉन्स जो हैं वो इमिट कर सकता है। यानी एक प्रोटॉन इमिट करता है तो आप उसको गैमा पी रिएक्शन कहते हैं। अगर 2 प्रोटॉन इमिट करता है तो आप उसको एक अलग कैटेगरी उसकी बना सकते हैं, गैमा 2p। 2p का मतलब 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो इमिट हो रहे हैं। अब इन रिएक्शंस के लिए जहाँ पे प्रोटॉन्स की एमिशन होती है, हमें 17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी की गैमा रेज चाहिए होती हैं। वो गैमा रेज हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली हम बीटाट्रॉन के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली एक किस्म का एक्सेलरेटर है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं टू हाई वेलोसिटीज़। इसका मतलब हम बेसिकली उसको एनर्जीज दे रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट होने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब एक्सेलरेट करने का मतलब हम उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस।
तो जैसे ही हम उसको एक्सेलरेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जितना ज़्यादा हमने उसको एक्सेलरेट किया होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की गामा रेडिएशंस वो वहाँ पे एमिट करेगा। और वो जो गामा रेडिएशंस हैं वो यूजुअली 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती हैं, और इतनी ही एनर्जी की गामा रेज हमें चाहिए होती हैं गामा पी रिएक्शंस के लिए। तो उन रेज़ को फिर हम थ्रो करवाते हैं डिफरेंट न्यूक्लियाई के ऊपर। अगेन वही प्रोसेस होता है, जैसे एलुमिनियम है वहाँ पे 1327, तो गामा रेज थ्रो करवाते हैं, देखिए एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, इसने एक प्रोटॉन एमिट करना है ना, तो प्रोटॉन का मतलब कि एक नंबर से इसका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, बेसिकली 12। और यहाँ पे चूँकि दो आपके पास एमिट हो रहे हैं प्रोटॉन्स, तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 पॉइंट से डिक्रीज़ कर जाएगा, तो ये 13 से 11 में आएगा, हमारे पास सोडियम बन जाएगा। ठीक है। और एटॉमिक मास जो है इसका, सॉरी मास नंबर, वो भी 2 पॉइंट से इसका डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि दो प्रोटॉन्स उसमें से कम हो गए। सिमिलरली जब हम मैग्नीशियम के ऊपर गामा रेज थ्रो करवाते हैं तो वो भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और एक प्रोटॉन एमिट करेगा, तो वो भी 12 से 11 यानी सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और मास नंबर जो है वो भी 1 पॉइंट से डिक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट वी हैव गैमा 2p-n रिएक्शंस। ये वो वाले रिएक्शंस हैं जिसमें गैमा रेज थ्रो करवाने से 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन एमिट होता है। अब इनको करवाने के लिए भी हमारे पास वही एनर्जी रेंजेस चाहिए होती हैं। अगेन वही वाला काम हम करते हैं, बीटाट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट करवाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है तो 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में गैमा रेज एमिट करता है, और उन गैमा रेज को फिर हम थ्रो करवाते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर। अब एल्यूमिनियम जो है हमारे पास 1327, पीछे जो हमारे पास गैमा रेज जब हमने इसके ऊपर थ्रो करवाई थी, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं रिएक्शन की, यानी वही गैमा रेज हम थ्रो करवा रहे हैं तो सम टाइम हमारे पास वहाँ से सिर्फ 2 प्रोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वही गैमा रेज उतनी ही एनर्जी के अब जब हम एल्यूमिनियम के ऊपर थ्रो करवाएंगे तो हमारे पास 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन जो है वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। अब 2 प्रोटॉन एमिट हो रहे हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो 2 पॉइंट से डिक्रीज़ कर जाएगा, 11, सोडियम 11। और चूंकि 2 प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी एमिट हो रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मास नंबर जो है वो 3 पॉइंट से डिक्रीज़ कर जाएगा और 27 से 24 में चले जाएगा। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी फ़ोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस की। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह बाकी जो हमारे पास ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे।